लेकिन पेपर के रिस्पेक्टिव से। तो चलिए अपने सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। जैसे स्क्रीन शेयर हो प्लीज जरा मुझे बता दीजिएगा, ताकि फिर हम लिखना उस पर शुरू कर सकें। आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट थी, दरअसल वो प्रेसिडेंट की पावर हुआ करती थी। लेकिन मियां साहब ने 1973 के आइन के आर्टिकल 243 के अंदर एक अमेंडमेंट की, और ये वही ने जो प्रेसिडेंट के पास जो आए दिन लोगों को घर भेज देता है, वो सारी की सारी पावर को छीन लिया। मियां साहब तो इस्टेब्लिशमेंट और बैक वक्त पॉलिटिशियंस जो हैं, जो प्रेसिडेंट के सपोर्ट करने वाले थे, उनकी नजरों में विलन बन जाते हैं। लेकिन जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 243 रहता है, जो कि मियां साहब तब्दील करते हैं। ये वही आर्टिकल था जिसके अंदर अमेंडमेंट की जाती है, और इस अमेंडमेंट के नतीजे में प्रेसिडेंट के पास पावर चले जाती है। अब यहाँ पे कहानी में एक और नया मोड़ आता है। अब इस नए मोड़ के मुताबिक जो है वो मियां साहब पाकिस्तान के आइन में 14th अमेंडमेंट भी करवा देते हैं, और वो 14th अमेंडमेंट जो है वो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के लिए एक नया मोड़ होता है, जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या था कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जाना, पार्टियां तब्दील करना, पार्टीज को स्विच करना, इन तमाम की तमाम चीजों को, और फ्लोर क्रॉसिंग जो है इसको बंद कर देते थे। जी अहमद साहब ने क्या पूछा है? एक सेकेंड है कि मेरे पास अभी मैसेजेस, हाँ स्क्रीन आ रही है जाहिर। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ की अमेंडमेंट से, ये हमारे पास 13th अमेंडमेंट थी ना, 13th अमेंडमेंट थी ये जो, इसके बारे में भी मैं लिख देता हूँ। ये जी 13th अमेंडमेंट थी, जिसके तहत जो है वो मियाँ साहब ने पावर्स करप्ट की थी। ठीक है, 13th अमेंडमेंट थी। 14th अमेंडमेंट में हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग, ये सिलसिला भी इख्तिताम को पहुंचता है। ये उसी जमाने की बात है कि मियां साहब के दौर में D8 का कयाम जो है वो वजूद में आता है। जब हम D8 की बात करते हैं तो D8 दरअसल डेवलपिंग कंट्रीज का एक ऐसा ग्रोथ था जिसका मकसद सारी की सारी उन कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना था, ताकि सब की सब कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने आप को बेहतर बना सकें। D8 का क्याम जो है वो, इसकी फाउंडेशन जो है वो 15 जून 1997 में होती है। और ये आइडिया किसका था? ये आइडिया था नेकमेटिन एर्बकन का। यानी ये नाम आपको यकीनन समझना मुश्किल लगा होगा, ये बेसिकली एक टर्किश नेम है। और ये नेक, NETT, नेकमेटिन ERBAKN है। और नेकमेटन एर्बकन जो है वो बेसिकली टर्की के प्रेसिडेंट थे। दी 8 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ममालिक, जो कंट्रीज शामिल होते हैं, उनके नाम कुछ इस तरह से है। सबसे पहले इनमें बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश के साथ साथ आपका अपना पाकिस्तान आ जाता है। इसके साथ साथ इंडोनेशिया आ जाता है, ईरान आ जाता है, मलाइशिया आ जाता है, और फिर जो है वो टर्की आ जाता है। ये 8 के करीब जो है वो ममालिक थे। इजिप्ट भी इसमें शामिल था। 1 2 3 4 5 6 7, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया है, नाइजीरिया, इसके अलावा नाइजीरिया शामिल था। ये वो ममालिक थे जब D8 ऑर्गेनाइजेशन बनती है। और मियाँ साहब एक अज़म के साथ आए थे। मियाँ साहब ने सोच रखा था कि अब की दफा गुलशन को मैं ही सैराब करूंगा, और उन्होंने D8 में पाकिस्तान को शामिल किया। D8 का मतलब ही यही था कि भाई 8 ममालिक हैं, और ये 8 के 8 जो हैं वो तरक्की के लिए, इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। ये
पाकिस्तान ने D8 में शिरकत की और इसके नताइज पाकिस्तान के लिए क्या रहे, ऑब्जेक्टिव क्या रहे, ये हमारी बहस का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमें D8 की कंट्रीज को, D8 की फाउंडेशन को और इसके फाउंडर को, ये नाम जो है वो हमें नहीं भूलने हैं, ये हम याद रखेंगे। नंबर 4 पे देखिएगा। ये वही जमाना था जब पाकिस्तान ने अपनी पहली मोटरवे बना ली। मियां साहब पाकिस्तान को कुछ नई चीजें दे रहे थे, और ये 26 नवंबर 1997 में बनती है। मियां साहब ने मोटरवेज का सिर्फ ख्वाब ही नहीं देखा था, बल्कि इसको बना के भी दिखाया था। और यही वजह है कि पहली मोटरवे 26 नवंबर 1997 में आती है। मोटरवेज मल्टीपल लेन्स हाई स्पीड सड़कों का वो जाल था, जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का एक इदारा जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी कहते हैं, NHA। आपने कभी मोटरवे पे सफर किया हो तो आपको जगह जगह NHA लिखा हुआ नजर आता है। और अभी वतन अजीज के पास टोटल 2 5 6 7 2 5 6 7 किलोमीटर्स मोटरवेज ऑपरेशनल हैं। बड़ी आसान सा ये डिजिट्स है, 2 5 6 7 जो है वो किलोमीटर्स। ये मोटरवेज जो है वो हैं जो कि अभी ऑपरेशनल हैं और काम कर रही हैं। D8 ये वो पॉइंट था जो हमारे पास इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए 8 मुल्कों ने इकट्ठा एक सेटअप अपना स्टार्ट किया था, जिनमें लिस्ट नामों की मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो मोटरवेज का एक प्रोजेक्ट जो है वो सीपैक के तहत भी चल रहा है। और ये सीपैक के, उस्मान आप लेट तो नहीं आए? उस्मान, हर तरह मुझे गाइड कीजिएगा, कहीं आप लेट तो नहीं आए बेटा? क्योंकि मेरा ख्याल है मैंने इन दोनों पॉइंट पे बड़ी डिटेल में बात की थी। 14th अमेंडमेंट वो थी कि जिसमें ना मियां साहब ने हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्लासिंग को बंद कर दिया था। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर 14th अमेंडमेंट जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग के मुतालिक है। ठीक है। सीपेक जो है वो हमारे पास, इसके तहत बनने वाली मोटरवेज जो हैं उनकी टोटल लेंथ 1191 किलोमीटर है जी। ये वो डिस्टेंसेस हैं जो कि मोटरवेज कवर करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास है। पाकिस्तान में अभी तक टोटल जो है वो 16 मोटरवेज जो है वो मौजूद हैं। 16 मोटरवेज एग्जिस्ट करती हैं, और इन 16 में से 11 जो है वो ऑपरेशनल हैं, 11 काम कर रहे हैं। मोटरवेज का क्याम 26 नवंबर 1996 से 1997 से हो जाता है, और उसके बाद पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर ये बनना शुरू हो जाती है। मोटरवेज के अंदर जो प्री फिक्स है, मोटरवेज की तरफ इशारा करने के लिए वो M इस्तेमाल होता है, और उसके बाद जो है वो हाइफन में पुट कर दिया जाता है जो भी उसका नंबर नाम होता है। ठीक है, जैसे M1 है, M2 है, सारे के सारे जो है वो ये मोटरवेज हैं। बैरिकेफ मोटरवेज की एक मुकम्मल लिस्ट, ताकि आपको ये पता हो, क्योंकि 11 के करीब ऑपरेशन है, इन्हें याद कर लीजिएगा। M1 मोटरवे जो है ये पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ जो है वो जाती है, इसे M1 कहा जाता है, नाम याद रखिएगा। लेंथ इसकी जो है वो 155 किलोमीटर है। अगर लेंथ याद रह जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और ये तकरीबन 2007 में कंप्लीट हो जाती है। M1 के बाद डेफिनेटली M2 आती है। ये वही M2 है जिसे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे कहा जाता है। लाहौर इस्लामाबाद जो मोटरवे है, इसकी टोटल जो लेंथ है वो 367 यानी 367 किलोमीटर है। ये मोटरवे कंप्लीट होती है 1997 में। ये वही मोटरवे है जो सबसे पहले कंप्लीट हुई थी। M3 मोटरवे जो है, इनका फासला याद रखना जरूरी नहीं है, बस नाम याद रख लीजिएगा कि ये लाहौर से लेके अब्दुल हकीम तक थी। M4 जो है ये पिंडी भटियां से मुल्तान तक थी। M5 जो है
आपका एग्जामिनर नाम पूछ लेता है कि इस मोटरवे का क्या नाम है, इस मोटरवे का क्या नाम है। जिनकी लेंथ उसने पूछी है वो मैंने लिख दी है। बाकी मुल्तान से सक्खर तक जो मोटरवे है वो हमारे पास M5 है। M6 जो है सक्खर से हैदराबाद तक। M7 जो है वो दादू से हब तक है। M8 जो है वो हमारे पास मोटरवे है। ये बेसिकली मोटरवे ऑपरेशनल नहीं है, ये वाली जो है ना, ये राटो डेरो से गवादर तक है। ये सी पैक के तहत जो है वो बन रही है, लेकिन ये अभी तक ऑपरेशनल नहीं है। राटू डेरो से ये है गवादर तक। M9 जो है वो हैदराबाद से कराची तक। इसके बाद मैं बता भी दूंगा कौन कौन सी इंतहाई इंपॉर्टेंट है जिनको आपको ध्यान से देखना चाहिए। M10 जो है वो हमारे पास कराची से नॉर्दर्न बाईपास तक है। M11 जो है लाहौर से सियालकोट तक है। M12 अभी तक ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन M12 जो है वो सियालकोट से खाड़ियां तक है। M13 जो है ये खाड़ियां से रावलपिंडी तक है। ये बेसिकली चौधरी ग्रुप जब आया था, चौधरी परवेज इलाही, तो तब ये इनकी मंजूरी इस मोटरवे की हुई थी। रावलपिंडी तक जो है, रावलपिंडी एक अजीम शहर है, उस तक मिलाने के लिए। अच्छा जी। बाकी इसमें M14 इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान तक है। और M15 हसन अब्दाल से लेके ठाकुर तक है। अच्छा, ये इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 2 पे जो हमारे पास मोटरवे है वो है M2। उसकी लेंथ याद रखेंगे, इस्लामाबाद से लाहौर 367, 1997 से। पहले वाली पिशावर इस्लामाबाद है, उसको देखेंगे। M5 को याद रखेंगे, मुल्तान से जो सक्खर तक है इसको याद रखिएगा। और M11 जो है वो, ठीक है। बाकी जो है वो अगर इग्नोर भी हो जाए तो डेट्स फाइन, लेकिन ये तीनों जो है वो बार बार पूछ रहा है, इन्हें प्लीज जरा देख लीजिएगा। यहाँ से आगे चलते हैं और वही अपनी कहानी रिज्यूम करते हैं मियाँ साहब की, कि मियाँ साहब ने मोटरवेज जो है वो जब आगाज किया उसके बाद क्या हुआ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, इन्होंने एक पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करवाई थी, और वो एजुकेशनल पॉलिसी थी। मियाँ साहब चाहते थे एजुकेशन को भी चेंज करें, और एजुकेशन पॉलिसी का ड्यूरेशन पूछ लेते हैं तो ये 1990 से 2010 तक का ड्यूरेशन था। आपको पता है कि पाकिस्तान 28 मई 1998 को जो है वो, 28 मई 1998 को पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर बन रहा था। और उस वक्त जो है वो वजीर आजम भी आप सबके मियाँ नवाज शरीफ साहब ही मौजूद थे। मोटरवे नंबर किस बेस पे दिए गए हैं, जैसे कि M1, M2, M3। अच्छा, ये मोटरवेज के नंबरिंग का जो सिलसिला है, बेसिकली मैप बनाते हैं। मैप की बेसिस पे ये नेटवर्क मैप देखते हैं, ठीक है। एक नेटवर्क मैप बना हुआ होता है कि यहाँ यहाँ से मोटरवेज गुजरेंगी, यहाँ यहाँ से नेशनल हाईवेज गुजरेंगी, यहाँ यहाँ से एक्सप्रेस वेज गुजरेंगी, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रोड्स हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है वो मेजर आर्टरियल रोड्स हैं। तो ये उस बेसिस पे है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ से ये वाले, तो ये नंबरिंग पहले ही देते हैं, इसे नेटवर्क मैपिंग कहते हैं, ठीक है। रोड मैपिंग, नेटवर्क मैपिंग ऑफ पाकिस्तान, और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाती है, वो इसको जो है वो देखते हैं। अच्छा जी। पॉलिसी में क्या हुआ था, पॉलिसी सिर्फ ये बनाई गई थी कि हम मुल्क के निज़ाम को, तलीमी निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन वो बेचारे को इम्प्लीमेंट नहीं किया नहीं जा सका था। मियाँ साहब का एक ही एजेंडा था, क्योंकि बिजनेसमैन थे और ये चाहते थे कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। ये 20 फरवरी 1999 का दिन था कि पाकिस्तान के लिए कुछ नया होता है। पाकिस्तान में इंडियन प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाते हैं, और उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। अटल बिहारी वाजपेयी।
बेहतरी के लिए। जैसे इमरान खान ने जो है वो एसएनसी इंट्रोड्यूस करवाया था। एजुकेशन पॉलिसीज जो है वो जब भी इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, देयर पर्पस इज टू चेंज द करिकुलम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, द रिवीजन ऑफ द सिलेबस। ठीक है, बिकॉज आफ्टर एवरी 10 years, logically speaking, the syllabus and all the things, they're old, they're outdated. So see, whatever you have read so far, Ahmed, in your childhood, that is not going to be relevant after 10 years in the age of artificial intelligence. If the people they're still reading about the mouse and the computer and all the things, and they're not aware of the artificial intelligence, basically then we do need once again education policy. So this policy was to introduce the updated changes. The world was changing rapidly. So me and Nawaz's focus was to bring a change in the education sector. तो उन्होंने इसको जो है वो प्लान किया हुआ था, ठीक है, आउटडेट से अपडेट करने के लिए। 20 फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जो है तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान में। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो जब पाकिस्तान में तशरीफ लाते हैं तो वहां पे वो इनेगुरेट करते हैं दिल्ली लाहौर बस सर्विस। आई एम श्योर कि आप सब इंटरेस्टेड होंगे कि सर ये दिल्ली लाहौर या दिल्ली लाहौर जो है वो बस सर्विस है क्या, ये थी क्या, और इसका मकसद क्या था, इसको क्यों जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और शायद हमारे पास समझने के लिए भी जरूरी है। दरअसल दिल्ली लाहौर बस सर्विस जो है इसका वो सदाए सरहद के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और एक पैसेंजर बस सर्विस थी जिसका मकसद ये था कि अगर लाहौर पाकिस्तान या पूरे पाकिस्तान से जो लोग इंडिया विजिट करना चाहते हैं बॉर्डर के रास्ते, तो वो ऐसा करेंगे कि वो बस से ट्रैवल कर सकें। इसको 19 फरवरी को अटल बिहारी वाजपेयी से बात होती है। 20 फरवरी को वो तशरीफ लेके आते हैं और लाहौर के अंदर जो है वो एक मीटिंग होती है। मियां नवाज शरीफ साहब वाहगा पे खुद उनका इस्तकबाल करते हैं। अगस्त 2019 में कुछ ही महीने के बाद ये अ, खत्म हो जाती है, लेकिन वो जो है पहले खत्म होती है आरजी तौर पर। आरजी तौर पर खत्म होने से मुराद ये थी कि जब कारगिल का इशू हमने शुरू कर लिया था, लेकिन 2019 में जब इन्होंने कश्मीर का स्टेटस रिवोक किया था, फिर इसको पाकिस्तान की तरफ से परमानेंटली जो है वो क्लोज कर दिया जाता है। परमानेंटली ये पाकिस्तान की तरफ से सर्विसेज क्लोज कर दी जाती हैं। तो जी ये हमारे पास जो है वो बस सर्विस रहती है। इस बस सर्विस का मकसद ये था कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को जो है वो बेहतर बनाया जाए। 20 से 21 फरवरी तक हमारे लाहौर में रहते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, और यहाँ से मुलाकात होती है कश्मीर के इशू को लेके। और वहीं पे हिस्ट्री में पहली दफा हम देखते हैं लाहौर डिक्लेरेशन। बहुत इम्पोर्टेंट रहा ये लाहौर डिक्लेरेशन। लाहौर डिक्लेरेशन जो है ये फरवरी 21 1999 को होने वाला एक इंतहाई इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन था। उसकी वजह क्या थी? नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों एक मुआहदा करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई देखो, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब की दफा हम लोग मोहब्बत से रहेंगे और दोनों के दोनों ममालिक जो हैं वो दोस्ती की फिजा को कायम करेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी लाहौर डिक्लेरेशन के अंदर कि अब पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर बन चुका था, और ये मुमकिन नहीं था इंडिया के लिए कि एक न्यूक्लियर पावर के साथ जो है वो अपनी दुश्मनी को मेंटेन करके रखे। लाहौर डिक्लेरेशन जो है होता है 1999 में, और उसी साल बाद में हमारे पास आ जाती है कारगिल की जंग। कारगिल की जंग जो है वो चलती है उसके बाद। जी अभी तक कंटिन्यूड थी। अभी अभी भी लोग आते जाते हैं अहमद, बॉर्डर के रास्ते अभी भी लोग जाते हैं, बस नहीं है लेकिन अभी भी लोग जाते हैं, क्रॉस करते हैं। जिनके पास वीजाज होते हैं ना, वो इस रास्ते से भी जा सकते हैं, तो दे आर ट्रैवलिंग। पाकिस्तान जो है वो अमन के रास्ते पे शायद इंडिया से ज्यादा देर चल पाता, लेकिन इंडिया 1999 में टेस्ट करता है अग्नि 2 का। ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया था। पाकिस्तान ने
उसके बाद अग्नि 2 के बाद पाकिस्तान की बारी थी कि अब आप भी कोई ना कोई मिसाइल जो है उसको टेस्ट करें। और पाकिस्तान फिर इसके मुकाबले में टेस्ट करता है गौरी 2 को। गौरी 2 एक ऐसा मिसाइल था पाकिस्तान का जिसकी रेंज 600 किलोमीटर थी, जो कि एक लाजमी तौर पर इंडिया के लिए वार्निंग थी कि ये जो मिसाइल रेस आपने शुरू की है, हम उनसे पीछे नहीं हैं। अग्नि 2 की टेस्ट डेट पूछ ली जाती है। अग्नि 2 जो है वो 11 अप्रैल 1999 को इसको टेस्ट किया जाता है। और इसी के साथ जो है वो मिसाइल रेस इन एशिया जो है वो शुरू हो जाती है, यानी कि दोनों जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, मिसाइल जो हैं वो उनके तजर्बे करना शुरू कर देते हैं। मजे की बात यह है कि दोनों ममालिक को एक दूसरे पर ट्रस्ट इतना था, 11 अप्रैल को इंडिया जो है वो टेस्ट करता है, इसको लॉन्च करता है, और 15 अप्रैल को पाकिस्तान भी अपना टेस्ट मुकम्मल कर लेता है और अपना ये मिसाइल जो है वो लॉन्च कर देता है। इसके साथ पाकिस्तान ने जो है गौरी 2 के साथ पाकिस्तान ने यके बाद दीगरे और मिसाइल भी जो हैं वो टेस्ट किए। एक 600 किलोमीटर ही रेंज का और मिसाइल जो कि शाहीन था, शाहीन मिसाइल भी पाकिस्तान ने 1999 में ही जो है इसको भी टेस्ट किया। पाकिस्तान अभी इंडिया के साथ इन मामलात में डिस्कशन कर ही रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब को अब की दफा एक और कॉल आती है। और अब की दफा मियां साहब को कॉल आती है परवेज मुशर्रफ की। मियां साहब को कॉल ये आती है कि जनाब, आपको नहीं लगता कि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात काफी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अपनी औकात में रहिए, वरना हम आपको बताएंगे कि किस तरह से दुश्मन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाए जा सकते हैं। किसी के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात नहीं बन सकते, हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये हिस्सा ही नहीं है। मियां साहब इस कॉल के बाद थोड़े से घबरा गए। उन्होंने कहा कि यार, ये क्या बात हुई? मैं तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं वजीर आजम हूँ, ये तो मैं बताऊंगा। लेकिन उसके बाद एक और मीटिंग होती है रावलपिंडी के अंदर, और वो मीटिंग वो थी जिसमें ये फैसला किया जाता है कि मियां साहब जो है वो इन्हें हटा दिया जाए। मियां साहब के हटाने के पीछे भी एक और कहानी है, और वो कहानी ये है कि दरअसल परवेज मुशर्रफ साहब ने जब ऐसी बातें की, तो मियां साहब ने अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए परवेज मुशर्रफ जो है वो इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हटाने का फैसला किया, और इनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन भट्ट जो हैं उनका नाम आया। जियाउद्दीन भट्ट उस वक्त आईएसआई के चीफ थे, डायरेक्टर थे आईएसआई के। इनको लगाने का फैसला किया गया, लेकिन किस्मत की सितम जरीफी देखिए कि रावलपिंडी की मीटिंग जो है वो काफी मजबूत मीटिंग थी, और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, न सिर्फ जियाउद्दीन भट्ट साहब को डिटेन कर लिया गया, बल्कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन्हें भी वहां से ओहदे से हटा दिया गया। अब परवेज मुशर्रफ साहब जैसे ही 12 अक्टूबर 1999 को चार्ज संभालते हैं, तो एक ऐलान करते हैं, और वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन, इन तमाम के तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है। परवेज मुशर्रफ चाहते हैं कि स्टेट की ब्रॉडकास्ट, सारी की सारी चीज़ें वही हो, वही कम्युनिकेट करें जो हम चाहते हैं। और फिर हमने देखा कि परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो चीफ एग्जेक्टिव का एक ओहदा क्रिएट करते हैं, और चीफ एग्जेक्टिव के तौर पर मुल्क का निजाम संभाल लेते हैं। परवेज मुशर्रफ जो है ये मुल्क में जैसे ही आते हैं, तो उन दिनों जहाँ पे जो सदर थे वो रफीक तारड़ साहब थे, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के जमाने से थे। रफीक तारड़ साहब को आहिस्ता आहिस्ता मुशर्रफ साहब हटाते हैं, और 20 जून 2001 के अंदर मुशर्रफ खुद प्रेसिडेंट बन जाते हैं। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी की, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की इजाजत नहीं थी, रिमूव कर दिया, वैसे ही बताया था। रफीक तारड़ जो है ये कब प्रेसिडेंट बनते हैं? रफीक
तारड़ जो प्रेसिडेंट बनते हैं, ये बनते हैं जुलाई 1998 को, लेकिन हटा दिए जाते हैं 2001 में। अच्छा जी, आगरा स्मिथ। मुशर्रफ के दौर में एक और स्मिथ होती है, आगरा स्मिथ के नाम से। आगरा स्मिथ जो है, इंडिया में मुशर्रफ साहब तशरीफ लेके जाते हैं, 4 दिन के लिए ये स्मिथ जो है वो चलती है, और ये हमारे पास होती है जी 12 जुलाई 2001 को शुरू होती है आगरा स्मिथ जो है वो। मुशर्रफ चार्ज संभालते हैं मुल्क का 12 अक्टूबर 1999 में। परवेज मुशर्रफ और वाजपेयी इस दफा मुलाकात होती है। अटल बिहारी वाजपेयी की आगरा में मुलाकात होती है, और दोनों के दोनों जो मुल्क के सरबराहान होते हैं वो चीजें डिस्कस करते हैं। इसी इस्ना में कुछ और हो जाता है, और वो होता है 9/11। यानी आप सब जानते हैं 9/11 के 11 सितंबर को अमेरिका के ऊपर जो है वो उसामा बिन लादेन जो है वो अटैक कर देता है, और इस अटैक की वजह से पूरी की पूरी दुनिया जो है एक तरफ, और पाकिस्तान एक तरफ हो जाता है। अब की दफा पाकिस्तान एक नई जंग में जो है वो चला जाता है, और ये इस जंग का नाम वॉर ऑन टेरर था, जो पाकिस्तान को जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है। 11 सितंबर में होने वाली ये अटैक जो थे, यूएसए डिसाइड करता है कि मैं अफगानिस्तान के खिलाफ यहाँ से ऑपरेशन करूंगा, और पाकिस्तान की अहमियत खत्ते में बढ़ जाती है। यूएसए ने जब पाकिस्तान को शामिल करता है, तो उसके बाद वो कोशिश करता है कि मैं पाकिस्तान को साथ लेके ये जंग लड़ूं। सितंबर के बाद अगला महीना अक्टूबर का था। पाकिस्तान 7 अक्टूबर 2001 को ऑफिशियली इस जंग को ज्वाइन कर लेता है। ऑफिशियली जो है वो इस जंग को ज्वाइन करता है, और पाकिस्तान को शायद ये जंग ज्वाइन करना बड़ी महंगी पड़ती है। महंगी इस तरह से कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जानी नुकसान होता है और माली नुकसान। पाकिस्तान बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है यूएसए को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान के साथ जो होती है वो आप सभी जानते हैं। परवेज मुशर्रफ की हुकूमत जो है काफी देर तक रहती है। परवेज मुशर्रफ दोबारा से फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो है वो करवाते हैं, और पहले जनरल इलेक्शंस जो परवेज मुशर्रफ के टेन्योर में होते हैं, उनकी डेट नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, और ये होते हैं 10 अक्टूबर 2002 को, 2002 को होते हैं। मुशर्रफ साहब जो हैं, जब ये मुल्क के अंदर इलेक्शंस करवाते हैं, तो उसके बाद वो ये समझते हैं कि इलेक्शंस मुशर्रफ ही जीतते हैं, और मुशर्रफ अगले 5 साल के लिए ओहदे का हल्फ उठाते हैं कि मैं मुल्क के अंदर जो है बतौर प्रेसिडेंट जो है वो अगले 5 साल सर्व करूंगा। मुशर्रफ साहब जो ओथ लेते हैं, जो हल्फ उठाते हैं, वो हल्फ उठाते हैं 16 नवंबर 2002 में। देखिए एक डिक्टेटर किस तरह से सारे के सारे मुल्क को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। आगरा समिट की डेट है, ये आपने शायद, आगरा समिट की डेट है जी, आगरा समिट जो होती है अहमद साहब, 16 नवंबर 2002 को मुशर्रफ हलफ उठाता है। सब भी साथ साथ लिखते चले जाया करें, इससे आसानी हो जाएगी अहमद साहब, अगर आप इसे देख लेना तो साथ साथ प्लीज नोट कर लिया करें। इस समिट के अंदर मल्टीपल चीजें हुई थी, आगरा समिट के अंदर। इसमें मुशर्रफ का प्लान ये था कि भाई आप कश्मीर के ऊपर बात करें। इरादा तो 2 दिन का था, 14 से 16 जुलाई तक का, लेकिन फिर ये जो है वो 2 दिन और बढ़ गए। कोल्ड वार खत्म हुई थी, फॉरेन पॉलिसीज को डिस्कस किया गया था, न्यूक्लियर आर्सनल्स पे बात हुई थी, कश्मीर डिस्प्यूट्स पे बात हुई थी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे बात हुई थी। तो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स बट दे आर नॉट रिलेटेड टू अस। वो हमारे इस पर्टिकुलर जो है वो एग्जाम्स का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो अब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, और
चौधरी शुजात हुसैन जून 2004 के अंदर जो है वो बनते हैं मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। मुशर्रफ गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कुछ और भी स्टेप लेती है, और यहाँ पे मुशर्रफ गवर्नमेंट एक स्टेप लेती है कि जो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे उनको हटा देती है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को हटाया जाता है, वो आर्टिकल किसके तहत रिमूव किया जाता है? 2092 और 2095, और फिर हमारे पास आ जाता है बी। इसके तहत जो है वो ये करते हैं। जब हमारे पास आगाज में आ, मैडम तबिंदर साहिबा, ये मुशर्रफ साहब जो है वो तशरीफ लेके आते हैं, ये गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ही रखता है। सारे की सारी गवर्नमेंट इन्हीं के कंट्रोल में रहती है। प्राइम मिनिस्टर्स को बाद में लागू किया जाता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो होता है। उस वक्त हमारी कंट्री को कंट्रोल करने वाले सिर्फ मुशर्रफ साहब ही होते हैं। उनसे पहले रफीक तारिर साहब थे, लेकिन रफीक तारिर साहब प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व कर रहे थे। तो पीएम जो है वो इन्होंने इसलिए मुल्क में लेके आए थे ताकि एक पिक्चर दे सकें कि जनाब हम जमहूरियत चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफ जो है वो कुछ अजीबो गरीब से हरकत कर देते हैं, और ये मुल्क के साथ सबसे बदतरीन जाती करते हैं। तो मुल्क के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। ये इमरजेंसी की डिक्लेरेशन थी क्या? मुशर्रफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के आयन 1973 को सस्पेंड कर देता है कि पाकिस्तान का आयन अभी जो है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, और अब की दफा जो है आपको मैंने एक इमरजेंसी की स्टेट में जो मेरे अहकामात हैं वो माने जाने चाहिए, अपने ऑर्डर्स को पास कर देता है। परवेज मुशर्रफ के अपने दिए हुए इमरजेंसी लॉज को फॉलो करने के लिए ये चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को कहता है कि भाई आप अब इसके तहत हलफ लो। वो कहते हैं कि हमने तो हलफ ये लिया है, हमने तो ये कसम उठाई थी कि हम 1973 के आयन की पासदारी करेंगे, लेकिन आप कह रहे हो कि हम आपके दिए हुए इमरजेंसी बेसिस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने बना रखा है उसके बारे में कि हम उसके तहत हलफ लें, हम उसके मुताबिक फैसला करेंगे, तो हम ये नहीं करेंगे। नतीजतन मुशर्रफ ने इन तमाम के तमाम जजेस को ओहदे से हटा दिया। और तभी आपने देखा कि मुल्क के अंदर जो है बहुत जबरदस्त किस्म की जो है वो चेंजेस आती हैं। मुल्क में बड़े जबरदस्त जो है वो एहतजाज होते हैं। मुशर्रफ ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था। लेकिन क्या था ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कहते किसको हैं, और क्यों मुशर्रफ ने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया था? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, दरअसल इसको 1970 में पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को। यानी डिक्टेटर्स जब भी आते हैं तो डिक्टेटर अपना कोई ना कोई फ्रेमवर्क जो है वो लेके आते हैं। 1970 ने पहली दफा इसको यहिया ने इंट्रोड्यूस करवाया था। बाद में हमारे पास जो है ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो अपनी चीजें, अपना नाम जो है वो बदलता है, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर रहेगा वही। अब की दफा मुशर्रफ ने इसको LFO या PCO कहा। मुशर्रफ ने इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को PCO इसलिए कहा था कि भाई देखो मैं तो इसको आर्जी तौर पर लेके आया हूँ, प्रोविजनली इसको लेके आया हूँ। यानी इसने ये कहा कि भाई जो चीजें आयन के अंदर मौजूद नहीं है, हमने उन चीजों को भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छेड़खानी करने की कोशिश की जाती है, और ये इंतहाई गलत था। पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा और सुप्रीम लॉ है। इसमें मुख्तलिफ डिक्टेटर्स जो हैं वो तब्दीलियां करने की कोशिश करते रहे। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ये था कि जिसने सारी की सारी ताकतें दोबारा से परवेज मुशर्रफ या मुल्क के प्रेसिडेंट को दे दी थी। अब की दफा
मुख्तलिफ लोग जो हैं उन्होंने इनकार किया था। मुख्तलिफ इससे पहले भी मुख्तलिफ किस्म के लोग रहे थे, तो जिन्होंने पीसीओ के तहत जो है या एलएफओ के तहत हलफ उठाया, कईयों ने हलफ नहीं उठाया, जिसमें हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जस्टिस शामिल थे। मुशर्रफ बहरकैफ लोगों को मजबूर करता है और मुशर्रफ अपनी पीसीओ को इंट्रोड्यूस करवाता है। प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो है, इससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक और अमेंडमेंट भी आती है, और वो हमारे पास होती है 17th अमेंडमेंट। 17th अमेंडमेंट जो है वो क्या थी? 17th अमेंडमेंट जो है वो हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। इसका मतलब ये था कि 17th अमेंडमेंट के तहत मुशर्रफ ने वही पावर दोबारा हासिल कर ली जो कि मियां नवाज शरीफ ने रिवर्स की थी, और अब की दफा प्रेसिडेंट के पास दोबारा से इख्तियार आ गया, तो वो जब चाहे जिसको चाहे निकाल सकता है। और अब की दफा ये 17th अमेंडमेंट ने ये पावर जो है वो वापस ले ली। यानी कि जो 13th अमेंडमेंट में किया गया था, 13th अमेंडमेंट में क्या किया गया था, इनकी पावर्स को खत्म करने की कोशिश की गई थी। इसकी पावर को खत्म करने की कोशिश की गई थी आपके प्रेसिडेंट को। अब वो 17th अमेंडमेंट से दोबारा वापस आ जाती है। प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ जो हैं, इनके ऊपर दिन ब दिन दबाव बढ़ता चला जाता है और इन्हें मजबूर किया जाता है कि आप अपने ओहदे से रिजाइन कर दें। दुनिया देखती है कि मुशर्रफ जो है वो एक डिक्टेटर था, लेकिन इसने ठीक ठाक मुल्क के अंदर लिबरलेशन को प्रमोट किया था। 18 अगस्त 2008 को मुशर्रफ साहब जो हैं अपने ओहदे से रिजाइन कर देते हैं। मुशर्रफ जो है वो अपने ओहदे से रिजाइन कर देते हैं। 17th अमेंडमेंट जो है वो मुल्क के अंदर दोबारा लग जाती है, लेकिन ये अमेंडमेंट जो है बाद में जाके रेटिफाई होती है, तब्दील होती है। मेरा गला काफी खराब है, मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं इसे यहाँ से आगे नहीं लेके चल सकूंगा। आप प्लीज इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कल जो जरदारी हीरा है उसको, और बाकी हम जो है वो कल हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, जरदारी हीरा। और उसके बाद जो बात की दुनिया है वो तो आप सबको पता है, तो हम इसे कल पाकिस्तान अफेयर्स को सम अप करने लगे। पहली स्क्रीन ये है, सेकंड हमारे पास ये है, थर्ड हमारे पास स्क्रीन ये है। सो इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं यहीं पे एक स्टॉप करना चाहूंगा। 17th अमेंडमेंट जो है उसके बारे में ये वो हमारे पास अमेंडमेंट थी कि जिसमें आपके पास जो है प्रेसिडेंट की पावर दोबारा वापस आ जाती है। 13th अमेंडमेंट वो है कि जिसमें नवाज शरीफ ने पावर खत्म की थी और इसने दोबारा से गेन कर ली थी। पहली स्क्रीन ये है, दूसरी स्क्रीन जो है वो ये है, तीसरी स्क्रीन ये है। हाँ यार, पीडा भी इसी के दौर में आया था। पीडा ने आपको लगाया तो नहीं है? पीडा जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले काफी लगाते हैं। पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। आई वाज फीलिंग वेल, लेकिन पता नहीं किसी क्लास के उसके बाद अभी है, तो अभी आई एम फीलिंग पेन, तो आई एम श्योर कि हम कल इसको कंटिन्यू करते हैं, खत्म करते हैं। होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह टुमारो। चल देन, टेक केयर, खुदा हाफिज।